हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है शेयर कैपिटल के ऊपर, और इस चैप्टर के अंदर मेन हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे, जनरल एंट्रीज वगैरह करना सीखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स के, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के एंड री इशू ऑफ शेयर्स के। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी जो है वो भी हम इस चैप्टर की कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ठीक, तो अब ये जो थ्योरी है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो एग्जाम में जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है, एकदम अच्छे से हमको समझ में आ गया है, तो जब हम ये अकाउंटिंग करेंगे इन चीजों की, इशू ऑफ शेयर की, फॉरफीचर की, री इशू की, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं जो ये शेयर कैपिटल है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखो, वैसे तो कंपनीज के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे कंपनी लॉ के अंदर। अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट किया है ना, ऐसे कैसे कंपनी लॉ भी स्टार्ट होगा इसी चैनल पर, तो उसका जो फर्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कंपनीज के बारे में पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। बट आज के इस लेक्चर के अंदर हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे शेयर कैपिटल के ऊपर। ओके, तो आइए देखो, कोई भी कंपनी जो होती है ना, कई बार उसको पैसों की जरूरत होती है, भैया पैसा चाहिए उनको, है ना, फंड चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कई सारी कंपनीज जो है, अधिकतर मैं यहाँ पर पब्लिक कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ, और हमारे सिलेबस में वैसे भी जनरल एंट्री पब्लिक कंपनी से रिलेटेड ही है। तो ये जो कंपनीज होती है इनको जो पैसे की जरूरत होती है ना, क्यों पैसे की जरूरत होगी, हो सकता है इनको अपने बिजनेस का एक्सपांसन करना हो, है ना, और ब्रांचेस खोलनी हो, और फैक्ट्रीज खोलनी हो, और ऑफिसेज खोलनी हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिजनेस है उसको स्टेट लेवल पे ले जाना है, स्टेट लेवल को नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, तो पैसा तो चाहिए ना भैया, है ना। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए ही ये पूरा मामला है। तो एक्सपांसन करने के लिए या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, डेब्ट पे करने के लिए भी कई बार कंपनी जो है शेयर्स इशू करके कैपिटल रेज करती है पब्लिक से। ठीक, तो अब पैसों की जरूरत तो है, अब उस पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि कंपनी जाके बैंक से लोन ले ले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, लेकिन जब लोन लेते हैं ना तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो कंपनी के ऊपर एक बर्डन आता है, उसकी जो एसेट्स है वो एक तरीके से गिरवी रह जाती है। ओके, और फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब कंपनी लोन ज्यादा लेती है। तो ओके, तो लोन हम यहां पर नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर भैया अपने मेंबर बढ़ा देंगे, अपने शेयर होल्डर बना देंगे, और फ्री का पैसा रेज करेंगे पब्लिक से। फ्री का पैसा इसलिए कह रहा हूं कि कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें हिस्सा अपने मेंबर या शेयर होल्डर को मिलेगा, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हिस्सा नहीं मिलेगा, तो फ्री का हो गया ना पैसा, कोई फिक्स इंटरेस्ट तो पे करना नहीं है, तो ये थोड़ा बेटर रहता है। तो वही कॉन्सेप्ट पूरा। अब इस कंपनी को मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए या 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, वैसे 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 करोड़ रुपए ये क्या कह चाहता है कि मैं पब्लिक से रेज कर लूं, ठीक है, या इन्वेस्टर से रेज कर लूं, तो कैसे करें। तो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले भैया हमको 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, इसके लिए कंपनी का फर्स्ट स्टेप होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस इशू करने से भी पहले कंपनी सेबी वगैरह की परमिशन लेती है ना, तो वो सारा तो है ही मामला, बट हमारा वहां पर फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा फोकस अकाउंटिंग पर है, जनरल एंट्रीज पर है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल की। तो फटाफट उस टॉपिक पे आने के लिए मैं सीधा प्रोस्पेक्टस पे आ गया हूं। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस को आप एक एडवर्टाइजमेंट समझ सकते हो, है ना, एक तरह का एड है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की फुल डिटेल होती है कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कंपनी का पिछले 5-7 साल का जो है इनकम कितना है, उसकी सेल्स कितनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, यानी कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें अटैच्ड होते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है ना, वो सब कुछ होता है। और कंपनी जो ये 10 करोड़ रुपए चाहती है, इस 10 करोड़ रुपए अगर इस कंपनी को मिलेंगे तो उससे क्या बिजनेस करेगी, कहाँ लगाएगी, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्या है इन पैसों को रेज करने का, वो सब कुछ कंपनी के बारे में फुल डिटेल इस प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। अब ये प्रोस्पेक्टस जो है ये पब्लिक में इशू कर दिए जाते हैं, न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, कंपनी की वेबसाइट में मिल जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज पर मिल जाएंगे, शेयर मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये प्रोस्पेक्टस लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ने के बाद में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जो भी इंटरेस्ट होते हैं, जिनके पास पैसा होता है कहीं की इन्वेस्ट करूं मैं, तो वो इन्वेस्टर या पब्लिक जो है वो उन प्रोस्पेक्टस को क्या करती है, अच्छे से पढ़ती है।
अच्छे से पढ़ने के बाद में वो डिसीजन लेती है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनकी अपनी अपना एनालिसिस होता है। तो अब ये प्रॉस्पेक्टस पढ़ने से, प्रॉस्पेक्टस इशू करने से क्या हो गया, कंपनी की फुल डिटेल जो है लोगों के पास में, इन्वेस्टर के पास में चली गई। अब वहां पर डेट भी लिखी होती है कि किस डेट को जो है कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है। तो इशू करने के लिए अप्लाई करना होता है इन लोगों को, तो वो एप्लीकेशन कब भरनी है, कितने रुपए जमा कराने हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे एक चीज, आईपीओ। अभी क्या है ना, पिछले एक साल, अभी 2-3 महीने छोड़ दो, तो उससे पिछले कुछ सालों से जो है शेयर मार्केट जो था वो बहुत ज्यादा बुल मार्केट था। बुल मार्केट मतलब पैसा बन रहा था लोगों का, तो बहुत सारे लोग आकर्षित हुए थे यूं, है ना, आके शेयर मार्केट में एसआईपी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो लोगों को आज के टाइम में मुझे लग रहा है आईपीओ के बारे में सबको पता ही होगा, हर कोई आईपीओ लगाता है, ठीक है ना, हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ठीक है। तो आईपीओ की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो आईपीओ के बारे में आप सुना होगा। तो आईपीओ में पैसे लगाने से पहले हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं ना, हाँ, तो वो कहां से जानते हैं, वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू जानते हैं। आरएचपी लिखा होता है शॉर्ट में, अगर आपने देखा हो तो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ओके। हाँ, अब धीरे धीरे बियर मार्केट होने लग गया है, तो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। वो बारिश आती है ना, तो जैसे बुलबुले उड़ते हैं, ठीक है, और जैसे बारिश बंद बुलबुले खत्म, तो वो वाला मामला है अभी लोगों के साथ में, ठीक है। तो आइए, तो आईपीओ में आईपीओ वाली कहानी है ये पूरी पूरी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, लोगों ने पढ़ लिया। अब लोग क्या करेंगे, कंपनी में अप्लाई करेंगे, जो डेट दे रखी होगी उस डेट को। आज भी एक आईपीओ खुला हुआ, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा एंड में, ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये जो सेकंड वाली चीज है वो होती है हमारी एप्लीकेशन, यानी कि लोग जो है एक डेट, जो ड्यू डेट होती है, जो डिसाइड डेट होती है, उस डेट पर अप्लाई कर देती हैं कि भैया हमको आपके कंपनी के शेयर चाहिए। और अब ये 10 करोड़ रुपए है ना, तो ये 10 करोड़ रुपए क्या हो गए, ये तो होगी शेयर कैपिटल। ये 10 करोड़ क्या है, ये शेयर कैपिटल है। लेकिन शेयर कैपिटल जो होती है ना, वो छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 करोड़ अगर कैपिटल है, ठीक है, और एक शेयर 10 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स वो हो गए आपके 1 करोड़। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कैसे हैं, 1 करोड़ शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 करोड़ शेयर कितने रुपए के हो जाएंगे, 10 करोड़ के। आया समझ में, कंफ्यूज मत होना, शेयर कैपिटल ऐसे ही होती है। तो ये क्या है, 1 करोड़, ये है नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 करोड़। ये क्या है, ये है आपकी फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू बोलते हैं, या पर शेयर की जो प्राइस है ना, 10 रुपीज ईच, एक शेयर 10 रुपए का, तो 1 करोड़ शेयर कितने हो गए, 10 करोड़ के। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी शेयर कैपिटल। आया समझ में, हाँ। तो अब लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन यहां डालेंगे। एप्लीकेशन डालने के बाद इसको पता चलेगा कंपनी को, भाई लोगों ने अप्लाई किया है, और कंपनी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ शेयर इशू कर सकती है। तो 1 करोड़ शेयर्स की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी और यहां पर शेयर इशू कर देगी। यहां हो जाएगा आपका शेयर इशू, ठीक है, शेयर इशू हो जाएंगे। इसी को हम 3rd नंबर में बोलेंगे अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट, यानी कि शेयर का अलॉटमेंट कर देंगे, ओके। तो शेयर इशू हो जाएंगे 1 करोड़ शेयर एट द रेट 10 रुपीज ईच, और कंपनी के पास में आ जाएंगे 10 करोड़ रुपए। और उस 10 करोड़ रुपए से कंपनी क्या करेगी, बिजनेस करेगी। जिस उद्देश्य से उन पैसों को रेज किया है उस उद्देश्य के लिए काम करेगी, ओके, ठीक है। अब यहां पर ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हमारे जो सिलेबस में कॉल्स भी हैं, कुछ पैसे कॉल्स पे मंगाती हैं, वो आगे मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा कि ये जो हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ओल्ड के हिसाब से है। ओल्ड मतलब अब इसमें मैं कोई ओल्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज के टाइम में ये कॉल्स वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि आज के टाइम में निकलते हैं आईपीओ। आईपीओ में क्या होता है, पूरे के पूरे 10 रुपए जो है ना, मान लेते हैं इस बंदे ने 1 शेयर खरीदा, 1 शेयर, तो ये कंपनी को कितने रुपए जमा कराएगा, 10 रुपए, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो 10 रुपए पूरे के पूरे एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर ये 10 रुपए एक साथ नहीं होंगे, हो सकता है एक साथ हो सकता ना हो। कुछ रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, कुछ अलॉटमेंट पे, और कुछ कॉल्स पे भी आएंगे। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें सिंपल हुआ ये है कि कंपनी ने सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद लोगों को पता चला, फिर उसके बाद एक डेट डिसाइड हो गई, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी होती है, उस डेट पर ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई कर देती है और फिर कंपनी उनको शेयर दे देती है। तो होता ये है कि शेयर चले जाते हैं इन्वेस्टर के पास में और ये बन जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर, और कंपनी के पास में आ जाता है शेयर कैपिटल। तो इन लोगों के पास में 1 करोड़ शेयर पड़े हैं और एक शेयर 10 रुपए का है और कंपनी के पास में 10 करोड़ रुपए आ गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं और ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। कौन से मार्केट में होता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। तो सर एक और मार्केट भी होता है क्या? हाँ, सेकेंडरी मार्केट भी होता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताता हूं मैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये कौन सा मार्केट है? प्राइमरी मार्केट है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसमें ये है हमारा मिस्टर राजू। ठीक है, अब मिस्टर राजू ने जो है 1000 शेयर खरीदे थे। कितने शेयर खरीदे? 1000। कोई जरूर थोड़ी एक शेयर खरीदेगा, कोई 1 खरीदेगा, कोई 1000 खरीदेगा, कोई 500 खरीदेगा। ठीक है, तो इसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और एक शेयर 10 रुपए का, तो इसने 10,000 रुपए इस कंपनी में लगाए थे। तो ये 10,000 जितना पैसा लगा है उतने के लिए इस कंपनी का शेयर होल्डर है, ओनर है, और इन शेयर्स के बदले में इसको डिविडेंड मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब। ओके, तो अब ये तो पैसा इन्वेस्ट हो गया यहाँ पर। अब हमारा जो मिस्टर राजू है उसको जो है अपना पैसा वापस चाहिए 1 महीने बाद में। तो क्या वो 1 महीने बाद में कंपनी को जाके बोलेगा क्या कि ये लो तुम्हारे शेयर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे तो 10,000 रुपये मुझे दे दो? ऐसा थोड़ी होता बेटा। ऐसा सब पैसे मांगने लग जाएंगे तो कंपनी कहाँ से लाके देगी? कंपनी ने वो पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया ना बिजनेस के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब मिस्टर राजू क्या करे? अगर इसको पैसों की जरूरत पड़ गई तो राजू क्या कर सकता है? राजू आएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ये तो हो गया प्राइमरी मार्केट, ये हो गया हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर मार्केट के अंदर, या हम बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। राजू यहां आएगा और राजू यहां आके स्टॉक एक्सचेंज पर अपना शेयर बेच देगा। तो राजू आया, ये देखो, ये राजू आया और राजू बोल रहा है भैया मैं जो है सेल करना चाहता हूं मेरे 1000 शेयर्स और एट द रेट 12 रुपीज। 10 में तो मैंने खरीदा था, मैं तो 12 में खरीदूं बेचूंगा। तो ये हो गया सेलर। और इधर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो होगा बायर। बहुत सारे बंदे होते हैं। ये कौन है? बायर है, मतलब ये खरीदना चाहते हैं। तो अब आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं खरीदा इन्होंने ऊपर? हो सकता है उस टाइम इनके पास पैसे नहीं थे, है ना, या हो सकता है इनको शेयर मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि कंपनी के पास लिमिटेड शेयर ही तो थे 1 करोड़, और हो सकता है खरीदने वाले ज्यादा हो गए हो तो सबको थोड़ी बेच सकते हैं। ओके, तो कोई भी रीजन हो सकता है, उस समय नहीं खरीद पाया, अब वो खरीदना चाहता है। तो यहां पर ये बोल रहा है भैया मैं 12, ये बोल रहा है मैं 12 में बेच रहा हूं, ये बोल रहा है नहीं मैं 12 में तो नहीं, मैं 11 रुपए में खरीद लूंगा। तो इन दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन होगा प्राइस का, उस प्राइस पे ये डील हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए 11 रुपए 50 पैसे पे डील हो गई। तो ये जो प्राइस है जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको फ्लक्चुएट करती हुई दिखती रहती है डेली। तो यहां पर राजू नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आ सकते हैं। तो कंपनी ने तो एक बार शेयर इशू कर दिए प्राइमरी मार्केट में। मैं समझा ना क्या चाहता हूं आप समझना। कंपनी ने तो एक बार शेयर इशू कर दिए प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है, और प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो गए, कंपनी को पैसा मिल गया और वो पैसा जो है कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सेल कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है सेकेंडरी मार्केट से। सेकेंडरी मार्केट में यहां जो जिनके पास शेयर्स पड़े हैं वो अगर चाहें अपने शेयर्स को लिक्विड करना, यानी कि कैश में कन्वर्ट करना, क्योंकि इनको पैसों की जरूरत है, तो वो अपना शेयर आके यहां पर बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर, और यहां पर बहुत सारे इनको बायर मिल जाएंगे, है ना। तो यहां एक बार बेच के वापस खरीद भी सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी है तो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल एप्लीकेबल होता है। डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी शेयर की बायर ज्यादा है तो उस रेज का प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर किसी शेयर के सेलर ज्यादा आ गए तो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। सिंपल ही है ना। या सप्लाई वाला रूल, वही बात हो गई ना, या तो डिमांड या सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्याज जो होते हैं ना, है ना, गर्मियों में क्या होता है, उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, रेट क्या हो जाती है, डाउन।
और सर्दियों में क्या होता है, सप्लाई हो जाती है कम लेकिन डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो वो हर चीज का फ्री मार्केट जिसको हम बोलते हैं उसमें अपने आप प्राइस डिसाइड होता है, वो यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। हाँ, अब आप बोलोगे सर इनका शेयर्स जो है क्या ये इनको कैसे जाता है, वो सारा स्टॉक एक्सचेंज करता है। इसके भी डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, सेलर्स के भी, इनके भी डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। अब आप बोलोगे सर डीमेट अकाउंट क्या होता है, तो देखो भैया, हम कैश रखने के लिए बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ऐसे कि ऐसे अगर आपको कहीं शेयर रखना है तो उसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। वो तो आप जो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, उससे पहले ही खुलवाना पड़ता है, अदरवाइज तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो डीमेट अकाउंट सबके खुले हुए होते हैं, नहीं होते तो खुलवाना पड़ेगा। अब डीमेट अकाउंट में आपके यहाँ पर शेयर पड़ा है, आपने बेचा तो आपके डीमेट अकाउंट से निकल के यहाँ आ गया, ये बेचेंगे तो इनके डीमेट अकाउंट दूसरे किसी के पास चला जाएगा। तो वो डीमेट टू डीमेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जाता है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, आपको बस एक नंबर मिल जाता है। और जिस कंपनी के शेयर्स आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड होती है। सिंपल कहानी है। तो वो कंपनी भी सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, और जो बायर और सेलर है उनके डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं। सिंपल कहानी है। ओके जी, अब इसके ये तो पूरा सेकेंडरी मार्केट हो गया। हमारे सिलेबस में ये सेकेंडरी मार्केट नहीं है, इसका तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ताकि किसी के बच्चे के दिमाग में आ जाए कि भैया पैसा लगा दिया, अगर उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो मैंने बताया। हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में ये है कि ये जो शेयर इशू हुए हैं, है ना, ये पूरा मैंने जो आपको थ्योरेटिकली प्रोसेस बताया है, इसकी इन ट्रांजैक्शन की, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है ना, शेयर जा रहा है उसके बदले में पैसे आ रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग कैसे होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी अकाउंटिंग को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। बट आपको ये नोट्स कहां मिलेंगे, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसके हमको नोट्स कहां मिलेंगे। तो देखो, मैं जो भी यूट्यूब पे जो भी पढ़ाऊंगा, जैसे आज ये लिखा है मैंने, आने वाले लेक्चर्स में जो भी लिखाऊंगा, उस यूट्यूब पे जो पढ़ाया है बोर्ड पर, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग आएगी, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वे हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ऐप डाउनलोड करके आप पेड कोर्स ले सकते हैं, फी लगती है ऐप के अंदर। अभी ये जो न्यू लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास प्लस नोट्स मिल जाएंगे। और ये जो लाइव बैच स्टार्ट हुआ है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, इसकी फीस वैसे तो 3000 रुपीज है, बट अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो 20-25 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए हमने एक कूपन कोड बनाया है। वो कूपन कोड है CWG500। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपके 500 रुपए कम हो जाएंगे और आपको फीस देनी पड़ेगी ओनली 2500 रुपए। तो फर्स्ट क्लास से ही आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं ऐप पर। यूट्यूब पर रिकॉर्डेड अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं मैं, तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नोट्स यूट्यूब वाले टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और ऐप वाले तो सब कुछ ऐप पे ही मिलेंगे। तो फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब और टेलीग्राम, और अगर आपको पैसे पे करके, फी पे करके पढ़ना है तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। वैसे आपका बहुत सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट की जरूरत है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।